Hello and welcome to JK Civil Services. If you like this video, press the like button, hit the bell icon and subscribe to our channel. Get the lecture notes on Telegram, find the link below. Download our app, get the paid courses and test series. Let's start today's lecture. Today's lecture is about MCQs. And on the request of many students, they were saying that ma'am please MCQs पे एक lecture बनाइए. So in the previous 5 lectures we've already covered major portion of physical divisions of India one by one. So what these MCQs are about, the cover whole of those lectures we have previously done. तो जिन्होंने भी whoever has seen those lectures very keenly और जिन्होंने उसके बाद थोरो रीडिंग रिवीजन किया होगा, आई एम श्योर कि वो इस MCQ वीडियो को पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे. This includes Himalayas, northern plains of India and peninsular plateau. It covers revision of last 5 lectures and the sources NCERT 6th, 9th and 11th plus my lecture notes. बिकॉज इसमें लेक्चर नोट्स में क्या होता है कि सम इंफॉर्मेशन इज़ अपडेटेड. जैसे फॉर एग्जांपल खारदुंगला पास इससे पहले एक हाईएस्ट मोटरेबल रोड मानी जाती थी. देन इन 2017 BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक 19,300 फीट पे एक मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्ट की थ्रू उमलिंगला पास. तो देन इट बिकेम द हाईएस्ट मोटरेबल रोड. सो NCERTs पे इंफॉर्मेशन तो है, कुछ पुरानी वाली NCERTs पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन को आपको अपडेट करने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स के साथ साथ. इसी तरह से जैसे माउंट एवरेस्ट का हाइट 8848 मीटर्स था, तो मैंने आपको कहा दैट ये जो नीचे से लैंड कोलिजन्स वो अभी तक हो रहा है एंड दे आर पुशिंग द यूरेशियन प्लेट इज़ पुशिंग अगेंस्ट द इंडियन प्लेट और इंडियन प्लेट इज़ पुशिंग अगेंस्ट द यूरेशियन प्लेट. सो व्हाट इज़ वो उसका रिजल्ट क्या है कि दैट फोल्ड माउंटेन्स जो हमारे पास हिमालयाज़ है दे आर राइजिंग एवरी ईयर. उनका एलिवेशन थोड़ा बढ़ रहा है और उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हुए एवरेस्ट की जो जैसे द हिंदू है उसमें शायद दिसंबर 2020 में एक आर्टिकल आया था, उसमें न्यूज़ आई थी कि जो नई वाली जो हाइट है वो 8848.86 मीटर्स हो गई है एवरेस्ट की. सो दैट इज़ 29,032 फीट. ऑल्दो कि चाइना ने क्लेम किया था 8844.43 है, बट 0.86 इज़ द न्यू हाइट मेजर्ड फॉर एवरेस्ट. सो दीज आर लिटिल बिट, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी करना चाहिए. रीडिंग NCERTs बट फैक्ट्स को थोड़ा सा देखना चाहिए. बिकॉज टुडे अगर मैं लेक्चर दे रही हूँ, हो सकता है 5 साल बाद 4 साल बाद इसकी एलिवेशन और बढ़ गई हो एंड देन दिस फैक्ट रिमेन्स नलिफाइड. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो अपडेटेड उसका हाइट होगा. सो ये चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है. दिन ब दिन फैक्ट्स चेंज हो रहे हैं, ऑल्दो कि कंसेप्ट्स विल रिमेन सेम. ओके, जब तक कि नई थ्योरीज आती है तब तक के कंसेप्ट्स हमारे तो बिल्कुल सही रहने वाले. कंसेप्ट ग्रिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम्स में. अगर आपको इन्फॉर्मेशन कंसेप्ट्स की अच्छी हो तो आपको वहाँ पे एलिमिनेट रॉन्ग कंसेप्ट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प होता है. इस तरह से आप MCQs को अच्छे से सॉल्व भी कर पाते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. अब हम आज का स्टार्ट करते हैं MCQ सेशन. द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट डे गोंडवाना लैंड. अच्छा, मैंने आपको इससे पहले भी बोला है गोंडवाना लैंड. क्या बोला था मैंने? एल्फ्रेड वैगनर ने क्या बोला है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजियर, देन इट गॉट ब्रोक डाउन इनटू गोंडवाना एंड लॉरेशिया. ओके, तो गोंडवाना लैंड का ही मानते हैं हम एक पार्ट इंडिया को. ठीक है, आज की इंडिया को गोंडवाना लैंड. व्हाट इज गोंड, अब ये इसमें दे रहा है क्या क्या कंसिस्ट है. जो प्रेजेंट डे का कौन कौन सा कॉन्टिनेंट उस टाइम के गोंडवाना लैंड में था. सो इज सेइंग अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अरेबियन पेनिनसुला, गिब्राल्टर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अच्छा चलिए, मैं आपको ये गिब्राल्टर आपको पता नहीं होगा शायद, या पता भी हो तो आई विल अपडेट यू. ब्रिटिश ओवरसीज़ की एक टेरिटरी है, स्पेन के साउथ कोस्ट में पड़ती है. तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है. तो हमें पता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किससे टकरा गया था? यूरेशियन प्लेट से. तो इसका मतलब ये है कि यूरेशियन प्लेट वाज ऑलरेडी, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस लैंड. तो इससे आपको एलिमिनेट करने में हेल्प हो गया. आज का जो अफ्रीका वगैरह ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सारा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था. ये हम इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे.
फ़िलहाल के लिए जितना मैंने आपको थोड़ा बहुत उसमें कंसेप्ट दिया है हमारे लिए इतना काफ़ी है इस टाइम। आगे हमें और पढ़ना है, जब हमें वर्ल्ड के डिविजन्स वगैरह वो सब पढ़ना है, उसमें ये थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है कि गोंडवाना इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ट्राइब इन इंडिया जिनको बोलते थे गोंड्स, एंड वाना मीन्स लैंड। सो लैंड ऑफ गोंड्स इज गोंडवाना लैंड, एंड इट वाज सुपरफिशियली डिवाइडेड बिकॉज एक थियोरेटिकली एक थ्योरी है जिसके मुताबिक इट वाज सुपरफिशियली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हाफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, एंड ईस्टर्न हाफ जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इसका सोर्स है एनसीईआरटी 11th इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज छोटा नागपुर प्लेटू एक्सटेंड्स इनटू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये पहला स्टेटमेंट है। और कार्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट आर द एक्सटेंशंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो मैंने उसमें मेंशन किया है कि ये जो कार्बी मेघालयन आइलैंड यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, व्हाट इज़ दिस एक्सटेंशन? दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, ये इसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है। सो दूसरा वाला करेक्ट है। ओके, देन इज द फर्स्ट वन छोटा नागपुर प्लेटू एक्सटेंड्स इनटू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये यहाँ पे जैसे हमारे पास ये आई शो यू ऑन द मैप, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे छोटा नागपुर है। ओके, ये ईस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू में पड़ता है। ईस्टर्न साइड में तो है नो डाउट्स, लेकिन it is not extending into the north eastern side. Okay, it is not extending into the north eastern side में क्या extend हो रहा है? कार्बी एंगलोंग मेघालय प्लेटू। इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी। ओके, छोटा नागपुर प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू बट इट डज नॉट एक्सटेंड इनटू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है। हमने इससे पहले वाले, अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड चेक द पेनिनसुलर प्लेटू वाला लेक्चर। ठीक है, एंड सी देयर कि वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज़ द कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग आई टोल्ड यू कि वहाँ पे मेघालयन प्लेटू, और ये जो कार्बी एंगलोंग मेघालयन प्लेटू है, यहाँ वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है किसका? पेनिनसुलर ब्लॉक का। सो हैंस सेकेंड वन इज़ करेक्ट आंसर। और इसमें एक चीज़ है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स are separated by Malda fault in West Bengal from छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से कैसे डिस्कनेक्ट होता है? कौन सी सेपरेशन है बीच में? मालदा फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है? वो डिप्रेशन जैसे बिल्कुल एक ब्लॉक नीचे दब सा गया है, दैट इज़ द फॉल्ट। तो आप समझ गए होंगे, ये आपको याद रखना है। छोटा नागपुर और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ को कौन सेपरेट करता है? मालदा फॉल्ट। Next is the two important rivers which discharge their water into Arabian Sea. बताइए, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, कौन से दो हैं वो? नर्मदा एंड तापी। हमने इससे पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, ये नर्मदा एंड तापी कहाँ से जा रहा है? ये सतपुरा से होते हुए यहाँ से तापी। ओके, ये यहाँ से जाते हुए, ये यहाँ से देखो नर्मदा जा रहे हैं, यहाँ से विंध्यास और सतपुरा के बीच में, और सतपुरा से नीचे जाती है कौन सी? तापी। नर्मदा एंड तापी कहाँ पे ड्रेन करते हैं? इन द अरेबियन सी। दीज आर नोन एज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। पिछले वाले लेक्चर्स को अगर आपने अच्छे से देखा है तो उसमें ये पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसमें एक यहाँ पे है कोसी, ऑल्दो कि इसमें तो नहीं, इसका आंसर तो डी पार्ट है, लेकिन इसमें कोसी रिवर है। कोसी को हम बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार ऑल्सो। कोसी को ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स चेंज करती रहती हैं। जो ही से फ्रीक्वेंटली कोर्स चेंज किया तो अलग अलग जगहों पे फ्लड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। ऐसे मुझे याद आया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज, लेट्स मूव ऑन। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सतपुरा। सतपुरा कहाँ पे है? ये है सतपुरा, यहाँ पे। ओके, दिस वन इज सतपुरा। हमने आगे पीछे पढ़ा हुआ है। सो टुडे आपको, मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। हाँ, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस इसीलिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दीज लेक्चर्स। सतपुरा रेंज स्ट्रेच थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश स्टेट्स ओनली। ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, कह रहा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खाली, उसके बगैर कहीं नहीं है। सतपुरा रेंज कहीं नहीं जा रहे। रेंज फ्रॉम दीज फॉर्म्स द वाटरशेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर्स। ठीक है, ये दो
स्टेटमेंट्स हैं। पहले समझते हैं वाटरशेड क्या होता है। वाटरशेड एक ऐसा एरिया होता है जो कि ड्रेन करता है किसी लेक में, स्ट्रीम में या रिवर में। मतलब पानी जमा होते जाता है, जैसे बारिश हो गई या कहीं से पानी आ गया, ग्लेशियर से थोड़ा बहुत पानी आ गया, बारिश आ गई, चाहे ग्राउंड के ऊपर से पानी जा रहा है या ग्राउंड के नीचे से सीप होके पानी जा रहा है, वो सारा पानी लास्ट पे कलेक्ट कहाँ हो रहा है, किसी बड़ी वाटर बॉडी में, चाहे स्ट्रीम है, चाहे रिवर है, चाहे लेक है, ठीक है। तो ये सारा पानी कलेक्ट होके जा रहा है किसी रिवर वाटर बॉडी में, ओके। तो ऐसे वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम, वाटर शेड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब ये जो यहाँ पे कह रहा है वाटर शेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती, हमने इसे पहले देखा है। ये देखो आप यहाँ पे नर्मदा कहाँ से जा रही है, यहाँ से, ठीक है, सतपुरा और विंध्या के बीच में से, और तापी जा रही है सतपुरा के नीचे से। तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ से जा रही है तापी और यहाँ से जा रही है नर्मदा, सतपुरा यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो जब बारिश होगी तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से पानी ड्रेन होके कहाँ चला जाएगा, इन्हीं रिवर्स में। इसका मतलब ये है कि ये सतपुरा वो एरिया है जहाँ से रेन पानी ऊपर से चाहे ग्राउंड के नीचे से सीप होके कहाँ से कलेक्ट होके जाएगा वाटर बॉडीज़ में, नर्मदा में, तापी में। तो सतपुरा एक वाटर शेड है। This is the correct statement. So this one is right. Then Satpura range stretches through Maharashtra and Madhya Pradesh. ठीक है, क्या चीज़ है यहाँ पे, ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, ये देखो इनकरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे। क्यों है ये, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ही खाली दो जगह नहीं है जहाँ से सतपुरा होते हुए जाती है। तो ये कहाँ कहाँ से जाती है, थ्रू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड छत्तीसगढ़ स्टेट से, आपको याद रखना है, ओके। एंड एक चीज़ है, इसका नाम है सतपुरा। सत मीन्स 7, 7, पूरा मीन्स फोल्ड्स, तो 7 फोल्ड्स। तो ये आपको याद रखना है। इट मेक्स द वाटरशेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका खाली आंसर क्या आएगा, ओनली B2, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज which of the following is or examples of block faulting in peninsular block। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, पेनिनसुलर ब्लॉक में क्या है, रिफ्ट वैलीज़ हैं, यानी कि जो ब्लॉक जो फॉल्ट की वजह से वैलीज़ बनी है उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैलीज़। ये वो रिवर वैलीज़ नहीं है जो इरोजन की वजह से बनी हुई है, जिनको पहाड़ियाँ घेर रही हैं एंड दे हैव बीन इरोडेड बाय रिवर्स एंड ऑल दैट, जो बीच में फिर बनता है, दैट इज़ अ रिवर वैली। बट दिस इज़ व्हाट रिफ्ट वैली इज़। व्हाट रिफ्ट वैली इज़, फॉल्टिंग डाउन ऑफ अ लैंड पोर्शन। वो फॉल्ट की वजह से जो बनती है उसको हम बोलते हैं रिवर वैली। तो इसमें क्या क्या बोल रहा है, कौन कौन सी एग्जाम्पल है, रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, ताप्ती, महानदी। ये बिल्कुल सही है, तीनों की तीनों ही रिफ्ट वैलीज है। पिछले अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा उसमें मेंशन किया हुआ है, रिटन नोट्स में भी है, ये रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, ताप्ती एंड ऑल अदर्स, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट्स होती है और ब्लॉक फॉल्टिंग होती है। पुराने लेक्चर्स में भी ये है, नोट्स में भी ये है, वर्टिकल मूवमेंट्स होती है और ब्लॉक फॉल्टिंग होती है, यानी कि वर्टिकली ब्लॉक ये नीचे की ओर धंस जाता है, फॉल्ट हो जाता है, उसको इसकी वजह से एक वैली जैसा बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक फॉल्टिंग, ओके। सो अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ हिमालय। Weak and flexible geological structures first, interplay of exogenic and endogenic forces, tectonic in origin। अब देखते हैं एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस में थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं, पहले आते हैं एंडोजेनिक। एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड, जेनिक जियो अर्थ, ठीक है। तो इनसाइड अर्थ जो भी फैक्टर्स सप्लाई करें एनर्जी फॉर एक्शन इनसाइड अर्थ, एक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड ऑफ द अर्थ, उन वाले फोर्सेस को हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे कि जो एक्शंस कहाँ पे हो, इनसाइड द अर्थ, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मान के चलते अर्थक्वेक्स, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, ठीक है, ज़मीन के अंदर से आ रहा है। प्लेट्स या तो कहीं पे फूट रही, एक दूसरे के साथ टकरा रही है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, क्या कोलिजन हो रहा है, तो या स्लाइड कर रही है, तो उसकी वजह से जो ज़मीन में क्वेक्स आते हैं, अर्थ क्वेक्स आते हैं, तो वो उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस।
माउंटेन फॉर्मेशन होता है, प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, ऊपर से माउंटेन बन जाते हैं, तो वो भी क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस। अच्छा, दूसरी चीज़ है फिर एक्सोजेनिक। व्हाट इज एक्सोजेनिक? इज आउटसाइड अर्थ, जो भी ले ऑन या अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भी एक्शंस हो, फोर्सेस जो भी एक्ट करें, और एक्सो आउटसाइड, जेनिक जियो अर्थ, आउटसाइड ऑफ द अर्थ, जो भी ऊपर से या उसके ऊपर हो, अब ऑन द अर्थ और अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इरोजन हो रहा है, ठीक है, या टाइडल फोर्स, टाइडल एनर्जी, टाइडल फोर्सेस हो रहे हैं, टाइड्स जो मून की ग्रेविटेशन की वजह से जो उसके ऊपर ये फेनोमेना हो रहा है, वो सब किस में आएंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस में। आई होप कि आपको ये याद रहा होगा। देन इज टेक्टोनिक इन ओरिजिन, तो पता ही है आपको, मैंने इससे पहले भी बोला था हिमालयाज़ में क्या हुआ था, टेक्टोनिक एक्शंस हुई थी, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गई थी, कोलाइड हो गई थी, तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स हुई थी। सो दिस इज टेक्टोनिक इन ओरिजिन, इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस आर देयर, ठीक है, एंड वीक एंड फ्लेक्सिबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ये हैं। ओके, क्यों बताइए? द हिमालयस अलॉन्ग विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग, वीक एंड flexible in their geological structure, unlike the rigid and stable peninsular block। इससे आपको समझ आया, पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो बहुत रिजिड है और स्टेबल है। Consequently they are still subjected to the interplay of, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, अभी तक भी आपस में प्लेट्स टकरा रही हैं, अभी तक भी वो प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हिमालयाज़ की एलिवेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हैंस इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस इज देयर, ठीक है। प्लेट्स हिलने की वजह से क्वेक्स आते रहते हैं, अर्थ क्वेक्स आते रहते हैं, तो एंडोजेनिक, और ऊपर से माउंटेन्स बन रहे हैं, ठीक है। सो इरोजन वगैरह भी हो रहा है, तो एक्सोजेनिक। ओके, इसमें रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट्स, ये तो पता ही है। इससे क्या होता है, फॉल्ट्स बनते हैं, फोल्ड्स बनते हैं, थ्रस्ट प्लेन्स बनते हैं। जब तक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, जब तक टेक्टोनिक मूवमेंट्स चल रही हैं, तब तक ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये स्टेबल नहीं है, अभी तक भी ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें ये तीनों ही ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, देन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा? ओके, दिस ऊपर वाला साइड इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिस वन इज द साउदर्न, दिस वन इज द ईस्टर्न एंड दिस वन इज द वेस्टर्न, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट की बात हो रही है, ऊपर क्या पूछ रहा है ये, इसमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इसमें इंडिया में, लेट्स नो। ये कह रहा है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की जो टोपोग्राफी है कैसी है वो, सॉरी लेट मी फाइंड इट बैक, कहाँ चले गए ये, अच्छा ये हमने पढ़ लिया था यहाँ पे, लोनी वगैरह। सो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्या क्या है? रगड टोपोग्राफी, बताइए रगड टोपोग्राफी क्या होती है? बिल्कुल अनइवन सरफेस, रॉकी फिजियोग्राफिक डिविजन या स्टीपनेस, कहीं पे प्लेन, कहीं पे उबड़ खाबड़, कहीं पे अनइवन, कहीं पे स्टीप, ठीक है। तो ये किसका फीचर है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ है, बिल्कुल है, हिमालयाज है, प्लेन्स है, ओके। उसके बाद डीप गॉर्जेस, हाँ है, वैलीज हैं, दून्स हैं, वेरीड पीक्स, ऊपर नीचे पीक्स, कुछ ऊंची हैं कुछ नीची हैं। नेपाल वाले हिमालयस में हमने देखी थी ऊंची ऊंची है, जिसमें वहाँ पे आगे हमने चल के देखा था माउंट एवरेस्ट भी वही साइड से, इसी तरह से यहाँ से कहीं पे नीची है, तो वेरीड पीक्स है। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये अपने पुराने वाले लेक्चर्स, जिन्होंने भी अभी तक सारे लेक्चर्स कवर किए हैं, मुझे नहीं लगता उनके लिए डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना, क्योंकि हमने पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ इसमें कवर किया है। तो लैंड ऑफ इंडिया इज़ कैरेक्टराइज बाई, हाँ ये तो हमने पहले पढ़ा है, बहुत डाइवर्स है फिजिकल फीचर्स, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कुछ, तो इसका बहुत डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर्स में। और नॉर्थ की तो बहुत वास्ट एक्सपेंस ऑफ रगड टोपोग्राफी है, कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या है वहाँ पे, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, हिमालयाज हैं, वेरीड पीक्स हैं, उसमें वैलीज भी हैं, वहाँ पे डीप गॉर्जेस भी हैं, ओके। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया भी
नॉर्थ साइड में ही आते हैं। सो प्लेन्स भी हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन सब डिविजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, चलिए करते हैं। तो कौन सा आता है पहले? पहले बोल रहा है कश्मीर, हिमालयाज, हिमाचल, देन दार्जिलिंग एंड अरुणाचल। ये बिल्कुल सही है। कैसे? पहले हमने क्या सीखा था? हिमाचल को क्या कश्मीर में बोलते हैं? हमने लोकल नेम्स भी जाने थे और रेंज भी कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ। अब पहले वहाँ से लद्दाख या नीचे आते आते जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे चल के हम इसको एक एक करके अरेंज करते हैं। बोलिए पहला कौन सा वाला आएगा? कश्मीर, हिमालयाज आएंगे नेचुरली। कश्मीर के बाद कौन से आएंगे? हिमाचल वाले आएंगे। देन कम्स द दार्जिलिंग एंड फाइनली द अरुणाचल हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न वाले। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही क्रम में ही दिए हुए हैं। सो हमें बस चूज़ करना है। व्हाट शुड वी चूज़ देन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये वेस्ट टू ईस्ट खुद ही अरेंज्ड है, बस हमें चूज़ करना है। कंफ्यूज नहीं होना है, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ओके, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट वन इज, अब हम देखते हैं माजुली आइलैंड। मैंने इससे पहले भी आपको बोला था व्हाट इज माजुली आइलैंड। एक रिवरीन आइलैंड है। रिवर के बीच में जो आइलैंड बनती है, रिवर की सेडिमेंटेशन की वजह से ओवर द ईयर्स ग्रेजुअली वहाँ पे एक आइलैंड क्रिएट हो जाती है। और माजुली कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्रा के बीच में। ब्रह्मपुत्रा ने इसको बनाया है और ये इतनी बड़ी आइलैंड, रिवरीन आइलैंड बन चुकी है कि इसको एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इट इज़, पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट रिवरीन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो ठीक है, एंड देन इट इज़ इनहेबिटेटेड बाय, हाँ इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है, ये मैंने इसी में ऐड किया है। इसमें कुछ ट्राइब्स रहती हैं, ट्राइबल्स, मैसिंग, देओरी, सोनोवाल, काचरी। ठीक है, ये ट्राइब्स के नाम हैं जो वहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे? माजुली में। ओके, तो ये दोनों ही ठीक है। अच्छा, इसने द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैज़ डिक्लेयर्ड माजुली इन असम एज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। इट हैज़ टॉपल्ड माराजो इन ब्राज़ील टू क्लिंच द रिकॉर्ड। ओके, कौन सा रिवरीन आइलैंड था ब्राज़ील में? माराजो। ये याद रखना आपको। इसको किसने इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? माजुली ने। सो माजुली है स्टॉप्ड। सो तो इसमें क्या है? ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर आइलैंड है। कहाँ पर है? किस रिवर में? ब्रह्मपुत्रा रिवर में, याद रखना आपको। इसमें ट्राइब्स रहती है, माइजिंग, देओरी, सोनोवाल, काचरी। ये ट्राइब्स के नाम हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जो कि कुछ लैंग्वेज स्पीक करते हैं, माइजिंग, आसामीज़ एंड देओरी लैंग्वेज। ओके, ये इसके फैक्ट्स हैं, ये आपको कुछ याद रखने हैं। इसमें ऐसे भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं जो कहीं पे स्किप हुए हैं, जैसे कि ये ट्राइब्स वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है। हाँ, ये लेकिन इसकी फ्लडिंग हो रही है अभी तक भी, क्योंकि ये रिवर के बीच में, तो रिवर्स को बीच बीच में इरोड करता रहता है। 30 to 40 ईयर्स में ये एस्टिमेट किया गया दैट हैज़ लॉस्ट अबाउट 1/3 ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, 1/3 हिस्सा इसने इरोजन की तरफ लॉस्ट किया है इस आइलैंड ने। मैच द फॉलोइंग पासेस। हमने पासेस पढ़े थे कहाँ पे? पासेस हमने पढ़े थे हिमालयाज में, और आगे कहाँ से? नॉर्दर्न साइड में भी पढ़े थे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी पढ़े थे। जेलेपला, यहाँ से पढ़े थे जोजिला, खारदुंगला। ठीक है, ये सब उमलिंगला। और हमने कल के लेक्चर में भी कवर किया था, नीचे से भी घाट्स की, जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनके बीच में से भी पासेस जाते हैं, पाली घाट, बोर घाट। ठीक है, उनके बीच में से भी पासेस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग किन की बात कर रहे हैं? माउंटेन रेंज के बीच की, जो हिमालय साइड में है उनकी। अच्छा बताइए, चलिए हम लोग इस पर करते हैं। जोजिला पढ़ा हमने, बानीहाल, खारदुंगला। अब ये जो फोटो लाया, अब आपको ये पता नहीं, देखो इस एलिमिनेशन में सिखा रही हूँ आपको। हमें पता है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले ही हम देखते हैं जोजिला। ठीक है, कहाँ पे है बताइए? मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखिए, दिस वन इज़ द जोजिला। ठीक है, जोजिला। ओके, तो जोजिला कहाँ पे है? ग्रेट हिमालयाज़ में। फाइन, हिमाद्री। देन इसको यहीं पे रखते हैं अभी। फिर हम देखते हैं बानीहाल। बानीहाल जम्मू कश्मीर में, तो कहाँ पे? क्या बोलते हैं कश्मीर की सेकंड वाली रेंज को? हिमाचल। और उसमें क्या लोकल नेम है?
पीर पंजाल, पीर पंजाल में ही क्या आता है, बानीहाल पास, हमने ये पढ़ा है पीछे, ठीक है। हो गया ये दो, तो इसका मतलब हमने समझ लिया, तो जिला यहाँ आएगा एंड देन बानीहाल वुड कम टू पीर पंजाल, ओके। देन इज खारदुंगला, ओके। खारदुंगला इज कहाँ, लद्दाख। हमने इसे पहले पढ़ा था, ये पहले मानी जाती थी हाईएस्ट मोटरेबल रोड। 2017 में एक न्यूज़ आई थी, उमलिंगला के थ्रू रोड कंस्ट्रक्ट की गई है, जो कि 19,300 फीट पे है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने की है, तो इसने इसको सरपास किया है। अच्छा, तो खारदुंगला कहाँ पे है आप, लद्दाख में, ओके। अब क्या रह गया खाली, अब आपको पता ना था फोटोला कहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या बच गया, कौन सी वाली बच गई, ज़ंस्कार, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसने ये खुद ही आपको सोल्यूशन अब आ गया। तो जब आपको कंसेप्ट्स थे बाकी तीन के, तब जाकर आपने ये सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट्स और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे फिर आपको एलिमिनेशन में भी हेल्प हो जाता है। सो दिस इज़ द आंसर जो हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे खारदुंगला है, ओके, दिस इज़ जोजिला, हो गए, फाइन। तो इससे पहले भी हमने पढ़े हुए हैं, आप प्लीज़ यू गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड आप वहाँ पे पढ़े हिमालयाज़ का वो लेक्चर। अरुणाचल हिमालयाज़ इज़ इनहेबिटेटेड बाय न्यूमरस इथनिक ट्राइब्स। अरुणाचल हिमालयाज़, तो बताइए कौन कौन से ट्राइब्स हैं। मैंने थोड़ा ट्राइब्स का इसलिए इसमें क्वेश्चन डाला क्योंकि हमने ये ज़्यादा इसमें कवर नहीं किया है, कोई कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने इसमें डाल दी है। तो बताइए कौन सा है। आपने वहाँ पे, हमने तो ये भी सुना था रेंज का नाम कुछ दाफला निशी, ओके। तो इससे आपको समझ आता है इट इज़ कनेक्टेड टू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालयाज़। तो बताइए पहला, दाफला और निशी तो हैं ही है, फिर इन दोनों में से मोनपा, ओके, मोनपा। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट वन, द थर्ड वन दाफला एंड फोर्थ वन निशी, ओके। नॉट ऑल बट कौन सा वाला पार्ट, बी पार्ट इसका आंसर है। Arrange the following eastern hills as per their general alignment from north to south. नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी अलाइनमेंट क्या है, हम इसको करेंगे अरेंज। मैंने आपको ये पहले वाले लेक्चर्स में, हिमालयाज़ के लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ाया है। पटकाए बूम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिज़ो हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ब्लू माउंटेन्स और मणिपुरी, या ये पटकाए बूम की, मणिपुरी हिल्स की, ओके। ये हाँ, हम लोगों ने इसके ये जो पीक्स हैं ना, वो भी उसमें कवर किए हैं। प्लीज़ गो एंड सी इट और रिवाइज इट अगेन, अगर आपको याद नहीं। इफ़ यू कैनॉट सॉल्व दीज MCQs, आई डोंट थिंक कि आपने फिर अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है। दीज आर ऑल कवरिंग ऑल ऑफ द लेक्चर्स जो भी हमने अभी तक सिक्वेंशली दिए हैं। सो कैसे करेंगे इसको कवर, बताइए। पहले कौन सा आएगा, द फर्स्ट वन इज़ पटकाए बूम, ओके। देन नागा हिल्स, द सेकेंड वन नागा हिल्स, एंड देन द मणिपुरी हिल्स, और लास्ट पे कौन से आएंगे, मिज़ो हिल्स, ठीक है। सो द आंसर इज 1, 3, 4 एंड 2, 1, 3, 4 एंड 2, पार्ट सी। पहले पटकाए बूम, देन नागा हिल्स, देन मणिपुरी हिल्स एंड देन मिज़ो हिल्स। ये नॉर्थ टू साउथ इसका अलाइनमेंट है। अरेंज द 3 मेजर जोन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी। हमने इसे पहले पढ़ा, बताइए कैसे पढ़ा हमने। ये रिवर आ रहा है भाबर के पास, डिसअपेयर हो रहा है, नीचे से होके तराई में री इमर्ज हो रहा है, फिर भंगर और खदर एल्यूवियम ये ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, भंगर कम फर्टाइल होता है एज़ कम्पेयर टू खदर, लेकिन दोनों ही एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं। देन तो अब मेरे को यकीन है आप लोगों ने इसको थोड़ा रिवाइज़ किया होगा, समझा भी होगा, आपको याद होगा। सो लेट्स अरेंज इट। बताइए कहाँ से बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी। भबर, तराई और एल्यूवियल प्लेन्स में से सबसे ज़्यादा कौन सा है फर्टाइल, पहला ही एल्यूवियल प्लेन्स है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। और एल्यूवियल प्लेन्स के बाद कौन सा है, तराई, ओके, एंड देन भबर। भबर में हम लोग कल्टिवेशन नहीं कर पाते, देखिए। तो पहला एल्यूवियल प्लेन्स है फर्टाइल, इसके बाद तराई है थोड़ा फर्टाइल, एंड देन लास्ट कम्स द भबर। भबर में प्लांट्स नहीं ज़्यादा उग पाते, ट्रीज ज़्यादा उग पाते हैं, ओके। आई होप आपको ये याद होगा। सो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर पार्ट ए, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, ओके। इन जनरल द फ्लो ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पेनिनसुलर रिवर्स की वेस्ट टू ईस्ट है।
ओके, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, याद है आपको कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और कहाँ पे ड्रेन कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो पहला, फ्लो ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स इज फ्रॉम वेस्ट से कहाँ की ओर बह रहे हैं, ईस्ट की ओर, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। एंड देन द जनरल एलिवेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जब सीधी सी बात है ज़्यादातर वेस्ट से ईस्ट की ओर ही पानी जा रहा है, तो स्लोप कहाँ से कहाँ होगा, वेस्ट में थोड़ा ज़्यादा होगा और ईस्ट में थोड़ा कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि एलिवेशन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की ओर एलिवेशन है। इससे पहले भी पढ़ा था, वेस्टर्न घाट्स की एलिवेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स, यही वजह है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों ही असर्शन और रीज़न ट्रू है। रिवर्स क्या है, फ्लो करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पेनिनसुलर रिवर्स, इसका मतलब ये है कि इसकी स्लोप वेस्ट में थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही ठीक है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। अब आते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेटू, किसकी एक्सटेंशन है बताइए, पेनिनसुलर प्लेटू की। हमने पहले भी पढ़ा पेनिनसुलर प्लेटू का कौन सा पार्ट बनाता है, कार्बी एंगलोंग प्लेटू, मेघालय प्लेटू, नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। कार्बी एंगलोंग प्लेटू इज द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, आई होप कि आज का जो मैंने MCQs दिया है इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत रिवीजन भी हुआ होगा एंड आप लोग ये बिल्कुल समझ पाए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। और इसका ये भी, इससे आपको ये भी समझ आया होगा कि आप कहाँ पे हो, वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप वीडियोस देख लीजिए लेकिन साथ साथ प्लीज़ रिवीजन भी किया कीजिए लेक्चर्स के, नोट्स के या अपने NCERT, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, आप हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद 25% ही इन्फॉर्मेशन का रिटेन कर पाते हो, तो रिविजन के साथ साथ आपको ये बिल्कुल याद रहेगा एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू मच ऑफ टाइम। तो आई होप कि मैंने अपनी तरह से बहुत कोशिश की है बहुत मेजर पोर्शन इसमें कवर करने की, और कोई और रिक्वेस्ट हो प्लीज़ डू कमेंट, फील फ्री, क्योंकि आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। प्लीज़ मुझे बताएं कि और भी कुछ आप चाहते हैं, कोई और लेक्चर चाहते हैं, कुछ और चेंजेस चाहते हैं, लेट मी नो एंड डू सॉल्व दीज MCQs एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा, हाउ शुड आई एक्सटेंड इट, और मुझे इसमें और इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए, कुछ और MCQs का लेक्चर बनाना चाहिए, और शुड वी हैव सम एग्जाम पैटर्न ऑल्सो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।